हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैम्बस्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, जिसमें हम लोग सीखेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोहेक्सीन। मैंने इसकी एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की है, जिसमें मैंने बेसिक जो स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सीन के चेयर फॉर्म है उनके बारे में बताया था। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आज हम दूसरे कन्फर्मेशंस को देखेंगे जो साइक्लोहेक्सीन में पाया जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये मेरा एक एनर्जी लेवल डायग्राम है, जिसमें सारे के सारे जो हमारे कॉमनली ऑब्टेन्ड कन्फर्मेशन है ऑफ साइक्लोहेक्सेन वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर सिर्फ सबसे जो स्टेबल फॉर्म है वो मेरा है चेयर कन्फर्मेशन, और सबसे ज्यादा जो अनस्टेबल फॉर्म है वो है मेरा हाफ चेयर। उसके बाद आता है मेरा बोट और ट्विस्ट बोट। तो अगर मैं स्टेबिलिटीज की बात करूं तो स्टेबिलिटी ऑर्डर मेरा कैसा होगा? सबसे ज्यादा होगा मेरा हाफ चेयर, ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल। उसके बाद आता है मेरा बोट कन्फर्मेशन, उसके बाद आता है मेरा ट्विस्ट बोट, और फिर आता है मेरा चेयर। तो ये होगा मेरा स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब अगर मैं बात करूं हाफ चेयर की, हाफ चेयर, ट्विस्ट बोट और बोट, इन तीनों को हम लोग देख लेते हैं कि ये क्यों अनस्टेबल है कंपेयर टू चेयर कन्फर्मेशन। फर्स्ट देख लेते हैं हाफ चेयर कन्फर्मेशन। अब अगर इस हाफ चेयर की बात करूं तो ये सबसे ज्यादा मेरा अनस्टेबल कन्फर्मर है फॉर साइक्लोहेक्सीन। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम लोग चेयर फॉर्म की बात करते हैं, तो चेयर फॉर्म में सारे के सारे कार्बन्स मेरे क्या है? साइक्लोहेक्सीन में sp3 हाइब्रिडाइज। तो अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज है तो इनको क्या रखना पड़ेगा? इनकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये तो हमें पता है ये टेट्राहेड्रल है, इसलिए हमें इनको ऐसे प्लेस करना है। इनके बीच में जो एंगल होगा, बॉन्ड एंगल होगा 109.28 डिग्री। तो हमें इन्हें ऐसे प्लेस करना है ताकि इनमें मिनिमम रिपल्शन और मैक्सिमम डिस्टेंस हो। लेकिन अगर इस हाफ चेयर की बात करें तो हाफ चेयर में यहाँ पर कुछ ऐसे होता है कि एटलीस्ट 5 जो कार्बन्स हैं उनको हम लोग एटमोस्ट 5 कार्बन्स यहाँ पर मेरे ऑन प्लेन आ जाते हैं। हाफ चेयर मतलब आधा चेयर। तो जब मैं चेयर फॉर्म की बात करी थी तो चेयर फॉर्म में कैसा होता है? अगर मैंने पिछले क्लास में यहाँ पर बताया था, चेयर फॉर्म कुछ ऐसे हम लोग बनाते हैं, एक ऊपर और एक नीचे ऑल्टरनेटली। तो हाफ चेयर में क्या होता है? सिर्फ इसको मैं ऊपर उठा देती हूँ। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर इससे ये क्या बन जाएगा? इससे हम इसे ऐसा बना सकते हैं, ये तो मेरा रहेगा ऊपर और बाकी के जो होंगे वो आ जाएंगे मेरे ऑन द प्लेन। ठीक है, तो अगर हम एक sp3 हाइब्रिडाइज को अगर प्लानर बना रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर मैं मेरा एंगल स्ट्रेन बढ़ा रही हूँ, यहाँ पर रिपल्शन इंक्रीज होगी, यहाँ पर स्ट्रेन इंक्रीज होगा, एंड एज अ रिजल्ट इसकी स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होगी। इसी वजह से हाफ चेयर जो है वो मेरा सबसे ज्यादा अनस्टेबल कन्फर्मर है साइक्लोहेक्सीन का। इसका 3D फॉर्म कुछ ऐसा दिखता है। तो अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर 5 जो कार्बन है वो इन प्लेन है और एक कार्बन है वो जस्ट उठा हुआ है। तो यहाँ पर ये आधे चेयर की तरह दिख रहा है, इसीलिए हम इसे हाफ चेयर कहते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसका डायग्राम देखूं तो डायग्राम में क्या है? यहाँ पर पीछे 2 ऊपर नीचे और सामने ऐसे एक लाइन टाइप की बनी हुई है। तो फिर कैसे समझे कि यहाँ पर मेरे पास 6 कार्बन है? तो अगर यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर जो सामने के जो ये लाइन है, सामने की जो ये लाइन है, ये मेरे 4 कार्बन को बता रहे हैं। तो यहाँ पर कैसे बता सकते हैं हम लोग? ये होगा मेरा कार्बन 1, तो यहाँ पर ये होगा कार्बन 2, ये होगा मेरा यहाँ पर कार्बन 3, कार्बन 4, 5 और 6। ठीक है, इसको अगर मुझे इजीली बनाना हो तो हम लोग इसे ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो फिर हम लोग इसे ऐसे बना सकते हैं। इसको हम लोग 1, 2, 3 और 4 इसे समझ लेते हैं, ये एक प्लेन में है और ऊपर और नीचे वाले कार्बन्स को, पीछे वाले कार्बन्स को मैं दूसरे कलर से दिखा रही हूँ। ये मेरा उठ गया है यहाँ पर ये, और इसके बाद ये जो है मेरा ये यहाँ पर पीछे, यहाँ पर ये कार्बन यहाँ पर लग गया। ठीक है, तो ये भी डायग्राम मेरा सही होगा। मतलब एटलीस्ट 4 कार्बन जो है वो मेरे प्लेन में होने चाहिए, कंसेक्यूटिव कार्बन्स वो मेरे प्लेन में होने चाहिए। तो इसको अगर मैं देखूं 1, 2, 3 और 4, ये है मेरे ऑन द प्लेन, ये ब्लैक वाले मेरे ऑन प्लेन है। और इन रेड वालों को अगर मैं देखूं, इन रेड वालों कार्बन्स को देखूं, ये हो गया मेरा 5th और ये हो गया मेरा 6th। ये होंगे मेरे अबव द प्लेन,
या फिर आउट ऑफ प्लेन। ये है मेरा हाफ चेयर कन्फर्मेशन। नेक्स्ट कन्फर्मेशन है हमारा बोर्ड कन्फर्मेशन। अब जनरली हमारे क्वेश्चंस में बोर्ड कन्फर्मेशन और चेयर कन्फर्मेशन से क्वेश्चंस आते हैं। हाफ चेयर और ट्विस्ट बोर्ड जो है उसको उतना कंसिडर नहीं किया जाता, लेकिन तब भी हम लोगों ने देखना कि पहले देखते हैं बोर्ड कन्फर्मेशन। तो अगर मैं बोर्ड कन्फर्मेशन की बात करूं तो यहाँ पर इसको देखते हैं, यहाँ पर ये बोर्ड कुछ ऐसा बना हुआ है। तो हम लोग इसे कैसे बना सकते हैं? बोर्ड हम लोग जनरली इसे ऐसे कंसिडर करते हैं। ये होता है मेरा बोर्ड कन्फर्मेशन। इसको थोड़ा थिक कर देते हैं। ये होता है मेरा बोर्ड कन्फर्मेशन। इसको हम लोग और क्लियरली हमारे 3D वाले डायग्राम से भी समझेंगे। ये देख लेते हैं, ये मेरा है बोर्ड कन्फर्मेशन। अब ये भी अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि अगर मैं देखूं यहाँ पर तो ये जो 4 कार्बन है यहाँ पर, इनको नंबरिंग दे देते हैं अलग से। ये 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 कार्बन्स जो होते हैं ये मेरा एक प्लेन में होते हैं। और यहाँ पर ये जो बाकी के दो कार्बन बाकी हैं मेरे, ये इसको देते हैं 5 और इसको देते हैं 6। ये जो है ये दोनों होते हैं अबव द प्लेन। अब इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं? फ्रॉम द चेयर कन्फर्मेशन। अगर मैं देखती हूँ ये मेरा चेयर है, अगर ये मेरा चेयर कन्फर्मेशन है तो ये है मेरा कार्बन 5 और ये है मेरा कार्बन 6। तो अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि इसको जस्ट ऊपर लेके चले आऊं, ये तो ऊपर रहेगा ही, सिर्फ 5 वाला जो कार्बन है वो मेरा ऊपर की तरफ चला है, तो ये मेरा कैसा बन जाएगा? ये जो है यहाँ पर इस प्लेन में आ जाएंगे। ये जो 6 कार्बन है वो तो ऊपर की तरफ रहेगा और 5th वाला कार्बन भी मेरा ऊपर आ जाएगा। तो ये कार्बन 6 और ये कार्बन 5। हम इसे इसका ये 3D मॉडल देख लेते हैं तो और अच्छे से हमें समझ में आएगा। तो ये रहा हमारा साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म। ठीक है, तो अब हम अगर यहाँ पर इसको अगर जैसे मैंने कंसिडर किया था, इस वाले को अगर मैं ऊपर लेके जाऊं, इस एरो की तरफ ध्यान देना, तो यहाँ पर अगर मैं इस वाले कार्बन को ऊपर लेके जाऊं तो मेरा कैसे ये बोर्ड बनेगा? तो यहाँ अगर मैं देखूं, यहाँ सिर्फ एक कार्बन मेरा ऊपर की तरफ जा रहा है धीरे धीरे करके, तो अब ये मेरा बोर्ड यहाँ पर बन गया। तो ये रहा मेरा बोर्ड कन्फर्मेशन, ये रहा मेरा बोर्ड कन्फर्मेशन, ये रहा, ये रहा मेरा ये बोर्ड कन्फर्मेशन। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो कार्बन्स है, ये वाले जो एरो की तरफ ध्यान देना, ये जो सारे मेरे कार्बन्स हैं ये सारे मेरे एक प्लेन में हैं और ये दोनों कार्बन है ये दोनों मेरे उठे हुए हैं, अबव द प्लेन है। अब यहाँ से बनता है मेरा ये बोर्ड कन्फर्मेशन। अब यहाँ से इसकी मैं अनस्टेबिलिटी या फिर स्टेबिलिटी कैसे करके गाइड कर सकती हूँ वो देख लेते हैं हम लोग। वापस से हम हमारा बोर्ड कन्फर्मेशन बना लेते हैं। ये रहा मेरा बोर्ड कन्फर्मेशन, ये है मेरा बोर्ड कन्फर्मेशन। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा यहाँ पर इंटरैक्शन होती है जिसे हम लोग ऐसे समझेंगे। ये है, इन हाइड्रोजन्स को मैंने दूसरे कलर से लिखा है, ये है मेरे हाइड्रोजन्स जो 5 और 6, इसको नंबर दे लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सॉरी, तो ये कार्बन 3 और कार्बन 6 के ये मेरे हाइड्रोजन है जिनको मैंने स्पेशल रंग से लिखा है और बाकी को हम लोग दूसरे कलर से डिनोट कर देते हैं। तो अगर मैं यहां देखूं, और ये इसके यहाँ और ये यहाँ, ये सारे के सारे मेरे हाइड्रोजन्स है। ठीक है, ये सारे मेरे हाइड्रोजन्स को डिनोट कर रहे हैं। हम इसको 3D मॉडल में भी अच्छे से समझेंगे, पर यहाँ पर पहले देख लेते हैं बोर्ड कन्फर्मेशन में अब अनस्टेबिलिटी कहाँ से आती है। तो अगर मैं इस कार्बन 3 और कार्बन 6 को देखूं, यहाँ पर एक इक्लिप्सिंग इंटरैक्शन है, यहाँ पर ये एक रिपल्सिव टाइप का इंटरैक्शन है जिसे हम लोग कहते हैं बोस्पिरिट फ्लैगपोल, बोस्पिरिट फ्लैगपोल इंटरैक्शन। ये नाम ध्यान रखना, बोस्पिरिट फ्लैगपोल इंटरैक्शन। ठीक है, ये कभी कभार ये रिपल्सिव भी हो सकता है या फिर ये इंटरैक्टिव भी, अट्रैक्टिव भी हो सकता है। तो ये या तो मेरा स्टेबल करेगा या फिर अनस्टेबल करेगा।
अनस्टेबल, ये तो स्टेबल वाले केसेस हम लोग अलग से देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि अगर ये यहाँ पर है, ये हाइड्रोजन्स अगर मेरे सेम टाइप के हैं, तो फिर यहाँ पर अगर ये मेरा क्या होंगे, ये मेरे अनस्टेबल वाले इंटरैक्शंस होंगे, ये मेरे रिपल्सिव इंटरैक्शंस होंगे। स्टेबल वाला केस हम लोग बाद में देखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर इसका बल्क बढ़ा दूं, या अगर मैं यहाँ पर बड़े बड़े कोई ग्रुप्स रख देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर एक और बना लेते हैं, यहाँ पर अगर मान लेते हैं यहाँ पर मैंने टर्शरी ब्यूटाइल रख दिया, यहाँ पर टर्शरी ब्यूटाइल CH3 CH3 CH3, ठीक है। यहाँ पर भी अगर मैं टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप रख दूं CH3 CH3 CH3, ठीक है। अब दोनों साइड टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, तो ये क्या होंगे, ये मेरे पास आ जाएंगे। तो एज अ रिजल्ट मेरा रिपल्सिव इंटरैक्शन बढ़ जाएगा। ये मेरा रिपल्शन क्रिएट कर रहा है, यहाँ पर रिपल्शन हो रहा है। तो रिपल्शन होने की वजह से ये बोर स्पिरिट फ्लैगपोल इंटरैक्शन जो है, इसको क्या करेंगे, डिस्टेबलाइज, इसको डिस्टेबलाइज करें, ठीक है। अब इन एडिशन टू दिस बोर स्पिरिट फ्लैगपोल इंटरैक्शन, मैं अगर मेरे इन हाइड्रोजन्स को देखूं, यहाँ पर इन हाइड्रोजन्स को देखूं जो मेरे कार्बन 4, कार्बन 5 और कार्बन 1 और कार्बन 2 पे प्रेजेंट है। अब ये क्या है, ये मेरे इक्लिप्स कर रहे हैं, ये मेरे पास है, ये हमारे एक्सियल वाले हाइड्रोजन्स हैं। तो अगर ये मेरे एक्सियल वाले हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है मेरा इक्लिप्सिंग इंटरैक्शन, यहाँ पर मेरा इक्लिप्सिंग इंटरैक्शन है, इक्लिप्सिंग इंटरैक्शन। हम लोग जब सॉहॉर्स कर रहे थे तो हमने देखा था जो इक्लिप्स वाला फॉर्म होता है दैट इज लेस स्टेबल, वो ज्यादा स्टेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां पर जो हाइड्रोजन्स या फिर जो जितने भी मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, सब्स्टिट्यूएंट्स है, वो पास होते हैं, उनके बीच में जो डायहेड्रल एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है, जिसकी वजह से वहां पर रिपल्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मिनिमम डिस्टेंस एंड मैक्सिमम रिपल्शन, ये क्या है मेरा, ये भी मेरा डीस्टेबलाइजिंग है, ये भी मेरा डीस्टेबलाइजिंग है। इसको हम लोग 3D डायग्राम में अच्छे से समझ लेते हैं। देखते हैं हमारा 3D डायग्राम कैसे दिखाता है। ये रहा हमारा 3D डायग्राम। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, इन दोनों के बीच में बोर स्पिरिट फ्लैगपोल इंटरैक्शन होगा। ये तो मेरे इक्वेटोरियल वाले साइड पे है, तो इन दोनों के बीच में कोई भी रिपल्सिव इंटरैक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इन कार्बन्स के बीच में देखूं, जो 4 और 5 और 2 और 3 थे, 1 और 2 थे, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं इसको और अच्छे से, यहाँ पर अगर मैं ऐसे करके रखूं, तो ये देखती हूँ कि इन दोनों के बीच में जो है रिपल्सिव इंटरैक्शन हो, क्योंकि इनका डिस्टेंस बहुत कम हो गया, ये इक्लिप्स कर रहे हैं, एक के ऊपर एक ये लोग पूरा ढक दे रहे हैं। इसकी अगर बात करूं तो ये दूर जा रहे हैं एक दूसरे से, ये दोनों बॉन्ड्स जो है वो दूर जा रहे हैं, ये बॉन्ड्स जो है वो दूर जा रहे हैं, जो कि मेरे क्या थे, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स थे। तो इसीलिए ये क्या होंगे, ये मेरे स्टेबल होंगे। लेकिन जो एक्सियल वाले बॉन्ड्स थे वो अभी क्या कर रहे हैं, इक्लिप्स कर रहे हैं। तो एज अ रिजल्ट ये क्या होंगे, जो मेरा बोट कन्फर्मा है वो भी मेरा क्या होगा, अनस्टेबल होगा। बोट कन्फर्मा भी मेरा अनस्टेबल होगा। अब एक स्पेशल केस लेते हैं जहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि मेरा जो बोट कन्फर्मा है वो स्टेबल होगा देन द साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म, चेयर कन्फर्मा। इस वाले एग्जांपल को लेते हैं, इसका नाम है मेरा 1 2 3 4। तो इसका नाम होगा मेरा साइक्लोहेक्सेन 1,4 डायोल, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन 1,4 डायोल। अब ये दोनों सेम पोजीशन में है, सेम साइड में है, तो इसे हम लोग कहते हैं सिस फॉर्म। ये मेरा सिस फॉर्म है। सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा सिस फॉर्म है, क्योंकि ये दोनों के दोनों मेरे सेम साइड में है। तो अब यहाँ पर इस कन्फर्मर, ये क्या है मेरा चेयर कन्फर्मेशन, इससे ज्यादा स्टेबल होता है मेरा बोट कन्फर्मेशन। अब वो कैसे, बोट कन्फर्मेशन तो वैसे ही अनस्टेबल है, उसमें इतने सारे रिपल्सिव इंटरैक्शंस हैं। तो मैंने एक बात किया था, बोर स्पिरिट फ्लैगपोल, यहाँ पर वो काम आता है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं बोर स्पिरिट फ्लैगपोल इंटरैक्शंस की, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इसको हम लोग, जो मेरा कार्बन 1 है उसको लिफ्ट करेंगे ऊपर की तरफ। तो अब यहाँ पर अगर मैं देखूं, तो यहाँ पर ये OH ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर भी OH ऐसे आ जाएगा। तो आप कहोगे ये तो भाई रिपल्सिव इंटरैक्शन है, नहीं। यहाँ पर हमने एक स्पेशल, हम लोग एक इंटरैक्शन पढ़ते हैं जो होता है मेरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर पानी या फिर अल्कोहल प्रेजेंट है तो मेरा क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है मेरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये रहा मेरा हाइड्रोजन बॉन्ड, ये रहा, डॉट से दिखाते हैं इसको, चलो दूसरे पेन से दिखाते हैं। ये रहा मेरा
हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस केस में जो मेरा बोस स्पिरिट फ्लैगपोल इंटरैक्शन है वो यहाँ पर मेरा स्टेबलाइजिंग है, तो इसीलिए ये जो है ये फॉर्म मेरा मोर स्टेबल, ये मेरा मोर स्टेबल होगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर ऐसे कोई इंटरैक्शन प्रेजेंट है जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ज्यादातर केसेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के होते हैं, कभी कभार लैक्टोनाइजेशन के होते हैं, तो अगर ऐसे केसेस प्रेजेंट हो तो फिर हम उस केस में हम लोग देखते हैं हमारे चेयर फॉर्म से ज्यादा बोर्ड कन्फर्मेशन जो है वो मेरा स्टेबल होता है। अब एक उसके बाद छोटा सा है मेरा जो है मेरा ट्विस्ट बोर्ड। ट्विस्ट बोर्ड, अब ये जो ट्विस्ट बोर्ड है दिस इज मोर स्टेबल दैन बोर्ड कन्फर्मेशन। ये भी एक बोर्ड का ही फॉर्म है लेकिन इसे हम लोग ज्यादातर कंसिडर करते हैं मोर स्टेबल ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म। ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म, अब इसमें क्या होता है, अगर इसकी मैं बात करूं तो हम लोग इसे ऐसे डिनोट करते हैं, ये यहाँ पर जाएगा सामने की तरफ और ये होगा मेरा पीछे वाला साइड। पीछे वाले साइड को हम लोग दूसरे कलर से दिखा देते हैं, तो हम लोग यहाँ पर इसको दूसरे कलर से, ये होता है मेरा पीछे वाला से। तो ट्विस्ट बोर्ड का मतलब क्या हो रहा है, ट्विस्ट बोर्ड का मतलब बोर्ड वाला जो फॉर्म था वही थोड़ा ट्विस्ट हो गया है, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म। अब ये ट्विस्ट क्यों हो रहा है, ट्विस्ट हो रहा है टू डिक्रीज repulsion, to decrease the repulsion in board form, in board form, ठीक है, to decrease the repulsion in board form, इसी वजह से ट्विस्ट हो रहा है। इसका हम एक 3D डायग्राम देख लेते हैं, इसका एक 3D एनिमेशन है वो मैं थोड़ा दिखाती हूँ, उससे समझ में आ जाएगा। ये रहा इसका एनिमेशन। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, यहाँ पर इस कार्बन को उठाकर पहले बोर्ड फॉर्म बनाया है, यहाँ पर ये बोर्ड फॉर्म हो गया, उसके बाद ये कार्बन्स अपने आप में ट्विस्ट कर रहे हैं टू फॉर्म द ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म, और ये वापस से इसको इसने चेयर फॉर्म में कर दिया है। एक और बार देख लेते हैं इसे हम लोग, यहाँ पर ये बोर्ड फॉर्म बना पहले, फिर यहाँ पर ये कार्बन्स अपने आप ही ट्विस्ट हो गए, तो ये है मेरा ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म। तो हम इसे ऑन पेपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर मैंने बोर्ड फॉर्म बनाया है और बोर्ड फॉर्म को ही थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिखा है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, यहाँ पर ये सिंपल मेरा बोर्ड फॉर्म है, लेकिन इस वाले कार्बन को इसने थोड़ा सा नीचे कर दिया है, यहाँ पर सामने वाले कार्बन को नीचे किया है और पीछे वाले कार्बन को भी नीचे किया है, तो ये बन गया मेरा ट्विस्ट बोर्ड। इसलिए हम इसको जनरली ऐसे लिखते हैं यहाँ पर, ताकि ये बताता है मेरा जो सामने वाले जो कार्बन्स थे मेरे वो क्या हो गए, मेरे ट्विस्ट हो गए हैं। यहाँ पर ये मेरा ट्विस्ट हो गया है, ये रहा मेरा सामने वाला कार्बन, ये है मेरे सामने वाले कार्बन्स, इसको और हम लोग डार्क करके लिख देते हैं, ये सामने वाले कार्बन्स है और वो मेरे पीछे वाले कार्बन है, ठीक है। ये रहा मेरा ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म। तो इस यहाँ पर हम खत्म करते हैं हमारे सारे के सारे कंफर्मेशंस। अब आ जाते हैं थोड़े क्वेश्चंस पर। अच्छा, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है मेरा रिंग फ्लिप का। रिंग फ्लिप मैंने पिछले वाले क्लास में कराया था, तो रिंग फ्लिप से हम लोग ये क्या समझ सकते हैं, यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा ज्यादा मेरा स्टेबल होगा। यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं, यहाँ पर जस्ट बोला है कि रिंग फ्लिप करने पर मुझे कौन से स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। तो मेरा ये कंपाउंड ये है कुछ, यहाँ पर ये रहा मेरा कंपाउंड, यहाँ पर ये है मेरा एक्सियल, ये है मेरा, अगर ये नीचे वाला एक्सियल है तो फिर यहाँ पर ये एक्सियल ऊपर होगा हाइड्रोजन, तो ये है मेरा, तो यहाँ पर इसको हाइड्रोजन मार्क कर देते हैं। उसके बाद क्या है, ये है मेरा डाउन की तरफ है, ठीक है। तो ये है मेरे मिथाइल्स, ये सारे के सारे क्या है मेरे मिथाइल। जब हम लोग रिंग को फ्लिप करते हैं, मुझे ये याद रखना पड़ेगा, एक्सियल will become equatorial and equatorial will become axial, but alpha will remain alpha and beta will remain beta। ये मैंने बताया था, इसको अगर हम लोग याद करेंगे तो फिर हम सारे के सारे क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं, हमें फ्लिप करने की भी जरूरत नहीं है। तो अगर मैं देखूँ, ये मेरा अगर मेरा कार्बन 1 है, नेम कर देते, नंबरिंग कर लेते पहले, कार्बन 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं फ्लिप करूंगी कार्बन 1 मेरा ऊपर जाएगा, तो ये 1, उसके बाद ये 2 3 4 5 और 6। अब मेरे सब्स्टिट्यूएंट्स कहाँ पर प्रेजेंट है, कार्बन 1 पे प्रेजेंट है। ये क्या है मेरा, अगर डाउन होता है हम उसे कहते हैं अल्फा, अप होता है तो वो होता है मेरा बीटा, ये है यहाँ पर अल्फा। तो पहले देखते हैं एक्सियल वाले फॉर्म को, 1 पे देख लेते हैं। 1 क्या है मेरा, अल्फा एक्सियल, तो ये बन जाएगा मेरा अल्फा इक्वेटोरियल।
अल्फा इक्वेटोरियल। अब ये बन जाएगा मेरा इक्वेटोरियल, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग, कौन सा है मेरा, कार्बन 2 पे। कार्बन 2 पे है मेरा बीटा इक्वेटोरियल, तो ये बन जाएगा मेरा बीटा एक्सियल। सॉरी, ये मेरा अल्फा है, ये अल्फा है, ये बीटा नहीं है, ये मेरा अल्फा है। ये मेरा इक्वेटोरियल है, तो ये है मेरा अल्फा। ये अल्फा एक्सियल था और ये मेरा अल्फा इक्वेटोरियल। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा मेरा, ये होगा मेरा अल्फा एक्सियल बन जाएगा। ये होगा मेरा अल्फा एक्सियल, ये अल्फा इक्वेटोरियल और ये होगा मेरा अल्फा एक्सियल। उसके बाद है मेरा कार्बन 4 पे। कार्बन 4 है मेरा अल्फा इक्वेटोरियल पे, तो ये हो जाएगा मेरा अल्फा एक्सियल। तो यहाँ पर अल्फा एक्सियल। तो मेरा कौन सा यहाँ पर ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन मैच कर रहा है मेरा यहाँ पर बी। तो रिंग फ्लिप होने के बाद मेरा क्या होगा, ये ऐसा, अल्फा विल रिमेन अल्फा, बीटा विल रिमेन बीटा, बट एक्सियल विल टर्न टू इक्वेटोरियल एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Among the structures shown below, which has the lowest potential energy? तो lowest potential energy का मतलब क्या है, सबसे ज्यादा यहाँ पर स्टेबल कौन सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं, मेरे पास यहाँ पर है बोर्ड के कन्फर्मेशंस और यहाँ पर कोई यहाँ पर स्टेबलाइजिंग फैक्टर नहीं है, तो फिर ये दोनों तो मेरे अनस्टेबल होंगे, तो इन दोनों को पहले ही हटा देते हैं। बचा क्या मेरा, बचा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में देखूं, ऑप्शन बी पे यहाँ पर मेरे एक्सियल पोजीशन पर एक मेरा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो अगर एक्सियल पोजीशन पे प्रेजेंट है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग कहते हैं सिन 1,3 डाईएक्सियल इंटरैक्शन या फिर गॉश इंटरैक्शन। यहाँ पर ये डिस्टेबलाइजिंग इंटरैक्शन होंगी, ये जो इक्लिप्स वाला इंटरैक्शन है, इसलिए ये भी मेरा क्या होगा, डिस्टेबलाइजिंग होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, जहां पर सारे के सारे बॉन्ड्स मेरे इक्वेटोरियल पोजीशन पे होंगे, तो उसका होगा लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following is the least stable conformer of cyclohexene? तो अगर लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर की बात करो तो स्टेबिलिटी कैसे बताई थी, स्टेबिलिटी सबसे लीस्ट होती है हाफ चेयर, उसके बाद आता है मेरा बोट, फिर आता है मेरा ट्विस्ट बोट और लास्टली आता है मेरा चेयर फॉर्म। तो सबसे कम स्टेबल, लीस्ट स्टेबल यानी मोस्ट अनस्टेबल, अनस्टेबल कौन है यहाँ पर, तो यहाँ पर है मेरा ऑप्शन डी हाफ चेयर, ऑप्शन डी हाफ चेयर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको इससे कुछ इंफॉर्मेशन मिली होगी, आपको कुछ सीख मिली होगी। तो इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।